Assalamu alaikum and welcome my students to my YouTube channel J&K Ideal Academy. So dear students, कल हमने बात की social control के बारे में and we have discussed various definitions of social control, types of social control like informal social control and formal social control. All these things we have discussed in yesterday's lecture. Now today we will actually discuss what are the various forms, what are the various techniques. वो कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से फॉर्म्स हैं, कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए से सोसाइटी में कंट्रोल मेंटेन किया जा सकता है, इस सोशल कंट्रोल को एंश्योर किया जा सकता है. वो चीजें आज हमने पढ़नी है और एक एक करके हम देखेंगे कि कौन सी चीजें सोशल कंट्रोल में इंपॉर्टेंट हैं, सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. तो देखिए, सबसे पहले जो आपके स्क्रीन के सामने वो है फोकवेज. फोकवेज, दिस इज द फर्स्ट टूल एंड दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ सोशल कंट्रोल. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट आर फोकवेज एंड व्हाई आर दीज इंपॉर्टेंट, व्हाई आर द फोकवेज इंपॉर्टेंट so that social control can be established in a society. Now what are folkways? देखिए, जनरली अगर हम बात करें कि फोकवेज क्या होते हैं, फोकवेज जो हैं ये असल में जो लोगों के रहने का तरीका होता है, लोगों के रहने सहने का, खाना पीने का, कपड़े पहनने का ढंग, ये सारी चीजें जो है, ठीक है, लोगों की जिंदगी गुजारने का तरीका जो है, अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इस चीज को हम फोकवेज का नाम देंगे. लेकिन ये तो एक लेमैन की डेफिनेशन में हमने बता दिया कि फोकवेज का मीनिंग ये है, बट इन टर्म्स ऑफ इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स हाउ वी विल डिफाइन व्हाट फोकवेज आर. तो चलिए देखते हैं. असल में जो ये कंसेप्ट है फोकवेज का, ये दिया था W.G. समर ने. ठीक है, W.G. समर ने अपनी बुक फोकवेज में ये कंसेप्ट प्रोड्यूस किया और पहली बार इन्होंने ये कंसेप्ट इसी बुक में दिया. और ये बुक जो है ये पब्लिश हुई थी 1906 में. 1906 में ये बुक पब्लिश हुई और इसी बुक में इन्होंने W.G. समर ने अपना ये कंसेप्ट फोकवेज दिया. और लिटरली अगर हम इसकी बात करें, लिटरल मीनिंग क्या है इसका, द वेज ऑफ द फोक और द पीपल. जो मैं अभी बोल रहा था, लोगों के रहने का तरीका, लोगों के रहने का ढंग क्या है, खाने पीने का ढंग क्या है, कपड़े पहनने का ढंग क्या है, खेलने का ढंग क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये फोकवेज में आती है. तो चलिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए से इसको समझेंगे, तब हम उसके बाद डेफिनेशंस पे आते हैं. देखिए, हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं यहां पे, एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में हम देखेंगे द वेज ऑफ ईटिंग, लोगों के खाने का तरीका क्या है. देखिए, डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट तरीके होते हैं ना अपने अपने. टॉकिंग, बात करने का तरीका क्या है लोगों का. देखिए, कश्मीर के लोगों का बात करने का अलग तरीका है, पंजाबी लोगों का बात करने का अलग तरीका है, जम्मू के डोगरा लोगों का अलग तरीका है. तो इसी तरह से डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग आर ऑल्सो देयर इन ए सोसाइटी. नाउ द वेज ऑफ ईटिंग, द वेज ऑफ टॉकिंग, ड्रेसिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, ये सारी चीजें जो है, या इसके बाद ग्रीटिंग, लोगों को इस्तकबाल करने का तरीका क्या है, कन्वर्सिंग, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने का तरीका क्या है, एक्सप्रेसिंग लव एंड अफेक्शन. तो ये सारी चीजें जो है ये फोकवेज में आती हैं और यही हमारी रोजमर्रा जिंदगी के काम होते हैं. सो सिंपली पुट वी कैन से इन सिंपल टर्म्स दैट फोकवेज आर द वी कैन से डेली कोर्स ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, जो हमारी लाइफ में डेली जो हम काम करते हैं उनको हम फोकवेज कहेंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स के जरिए से भी समझा. इसके बाद अगर हम देखें डेफिनेशंस की तरफ, तो डेफिनेशंस से हमें पूरा एक आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, एंड दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड. नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन हियर इन फ्रंट ऑफ यू इज दैट ऑफ लुंडबर्ग. लुंडबर्ग की जो डेफिनेशन है, इन्होंने कैसे डिफाइन किया है फोकवेज को. फोकवेज आर द टाइपिकल एंड हैबिचुअल beliefs, attitudes and style of conduct observed within a group or community. तो इनकी नजर में फोकवेज क्या है. फोकवेज वो टाइपिकल और हैबिचुअल बिलीफ्स हैं, लोगों के वो बिलीफ्स, लोगों के वो ख्यालात,
लोगों का वो एटीट्यूड या लोगों का वो स्टाइल ऑफ कंडक्ट, काम करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ठीक है, जो उनकी कम्युनिटी में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, लोग खाना खाते हैं कैसे खाते हैं, लोग कपड़े पहनते हैं किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, किस किस्म का ड्रेस कोड है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये जो एक बिलीफ बैठा है सोसाइटी के लोगों के दिमागों में, तो ये इसको कहते हैं हम फोक वेज या स्टाइल ऑफ कंडक्ट। इनके काम करने का तरीका क्या है, बिहेवियर इनका कैसा है, ये सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग, ये सारी चीजें जो है ये फोक वेज में हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम डेफिनेशन A.W. ग्रीन की। A.W. ग्रीन की A.W. Green is one more important sociologist, and he defines folkways as the ways of acting that are common to a society or a group. ठीक है, वो काम करने के तरीके जो एक सोसाइटी में कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है, द वेज ऑफ एक्टिंग दैट आर कॉमन टू ए सोसाइटी और ए ग्रुप। एक सोसाइटी या किसी ग्रुप में जो उनके काम करने का, जो इनके रोजमर्रा जिंदगी गुजारने का तरीका जो है, जो कॉमन वे है उन वहां पे मतलब एग्जिस्ट हो रहा है, तो उसको हम फोक वेज कहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एंड दैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ये फोक वेज जो है ये एक ही जनरेशन में मतलब एक ही जनरेशन पे स्टॉप नहीं करते। देखिए, अगर हम अपने पुराने लोगों के साथ बात करें, उनका क्या तरीका रहता था, उनका क्या मतलब, देखिए अगर हम कश्मीरी कल्चर की बात करें तो हियर वी कैन सी दैट वी हैव मेनी हैबिट्स व्हिच वी हैव बोरोड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जो हमने एंसेस्टर्स से बोरो किए हैं कुछ चीजें। फॉर एग्जांपल ड्रेस कोड हमारा जो है हमने एंसेस्टर्स से बोरो किया है। खाने पीने का ढंग जो है, यहाँ पे हम चावल खाते हैं, ये पुराने लोग भी करते आ रहे हैं और हम भी यही खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, हमारे पुराने लोग भी ऐसी ही बातें करते थे, हमसे पिछली जनरेशन जो थी हम भी ऐसे ही बातें करते, और हमारी आने वाली जनरेशन भी ऐसे ही बातें करती रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, A.W. ग्रीन क्या कहते हैं कि वो चीजें जो एक सोसाइटी में कॉमन वेज ऑफ एक्टिंग होते हैं, जो एक सोसाइटी में कॉमन या सोसाइटी या ग्रुप में कॉमन होती है, और जो एक जनरेशन से ट्रांसफर होके दूसरी जनरेशन में जाती है, तो इसको कहते हैं हम फोक वेज। ये A.W. ग्रीन की डेफिनेशन है। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन हम देखेंगे गिलिन एंड गिलिन की। गिलिन एंड गिलिन, how he defines this the term folkways. Folkways are behavior patterns. तो इन्होंने रेफर किया है, आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए अगर आप डेफिनेशंस की तरफ देखें ना, डेफिनेशंस में भी क्वेश्चंस निकलते हैं। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशंस में से भी डिराइव होते हैं। कैसे? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु हैज टर्म्ड folkways as behavior patterns. ठीक है, behavior patterns of everyday life. किस स्कॉलर ने, किस सोशोलॉजिस्ट ने फोक वेज को कंसिडर किया एज बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ? नाउ हु इज दैट? दैट इज गिलिन एंड गिलिन. सो व्हेनेवर वी सी टुवर्ड्स दीज डेफिनेशंस, वी कैन डिराइव क्वेश्चंस फ्रॉम दीज डेफिनेशंस एज वेल. तो ये ऐसे ही नहीं याद करनी है कि लुंडबर्ग ने ऐसा कहा, A.W. ग्रीन ने ऐसा कहा, गिलिन एंड गिलिन ने ऐसा कहा, नहीं, इतना ही नहीं है, बल्कि यहां से भी डिराइव करने हैं क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर नोट्स. तो यह है फोक वेज का एक जनरल आइडिया. हमने अभी तक जनरली एक आइडिया दिया आपको व्हाट आर फोक वेज एंड हाउ डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट्स डिफाइन दीज फोक वेज. नाउ अब थोड़ा आगे चलेंगे हम. वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोक वेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोक वेज अब हम देखेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है फोक वेज के बहुत सारे हैं. यहां पे हम इंपॉर्टेंट वंस की बात करेंगे. पहला जो फीचर है फोक वेज का वो है दैट दीज फोक वेज आर सोशल इन नेचर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फोक वेज जो है ये हमारी समाजी जिंदगी के साथ ताल्लुक रखते हैं, हमारी सोशल लाइफ के साथ इन फोक वेज का ताल्लुक है.
और ये जो हम लोग ग्रुप में रहते हैं, सोशल मतलब जैसा कि एरिस्टोटल ने भी कहा कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन लव्स टू लिव इन ग्रुप्स, ही कैन नॉट लिव अलोन। ठीक है, तो जब हम ग्रुप्स में रहते हैं तो फोक वेज उन ग्रुप्स का एक प्रोडक्ट होता है। हमारे खाने पीने का तरीका जो है, हमारे ड्रेस पहनने का तरीका जो है, ये एक सोसाइटी में रहने का एक प्रोडक्ट है। अदरवाइज हैड वी बीन लिविंग अलोन, अगर हम अलग रहते होते कहीं जगह, तो हमें पता नहीं होता कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, खाना कैसे खाना है। तो ये चीजें, इन चीजों का इल्म हमारे पास नहीं होता। नाउ दैट इज व्हाट वी मीन टू से दैट फोकवेज आर प्रोडक्ट ऑफ मैन's ग्रुप लाइफ। ठीक है, इंसान जब एक ग्रुप में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, वहां से वो कुछ चीजें बारो करता है, तो उन चीजों को सीखने के बाद वो फोकवेज बन जाती हैं। And these folkways, they are created by the groups of their sustenance and maintenance. ठीक है, for their sustenance, इनकी कंटिन्यूटी के लिए, इनके जिंदा रहने, इस सोसाइटी के जिंदा रहने के लिए ये जो फोकवेज हैं ये क्रिएट होती हैं। ये फोकवेज इस ग्रुप को आगे ले जाती है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे या ये ग्रीन की डेफिनेशन, उसमें हमने देखा कि जो फोकवेज हैं ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इट मीन्स दैट द सोसाइटी इज प्रिजर्व्ड बाय मीन्स ऑफ दीज फोकवेज। इन फोकवेज के जरिए से जो सोसाइटी है वो प्रोटेक्ट होती है, वो प्रिजर्व होती है। ठीक है, ये मीनिंग है इसका। एंड इसके बाद क्या है, हर कोई जो नई जनरेशन होती है वो इट एब्जॉर्ब्स फोकवेज पार्टली बाय डिलिबरेट टीचिंग बट मेनली बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, देखिए क्या है इसका मतलब। जो नई जनरेशन आती है वो ये फोकवेज कैसे सीखती है। कुछ लोग तो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं, खाना ऐसे खाना है, बाकी चीजें जो भी प्ले ऐसे करना है, जो भी हमारे फोकवेज में हमने अभी एग्जाम्पल्स में पढ़ा, तो सारी चीजें जो है वो टीच करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। बट वी कैन से द most of the folkways, they are transferred from one generation to another generation as a part of their life. वो कोई सिखाता नहीं उनको, बल्कि वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप में। ठीक है, सो folkways, the first point we discussed about the characteristics of folkways is that they are social in nature. Now moving to the next point, they have an unplanned origin. It means that we don't create these folkways after successful planning. ये सक्सेसफुल हमारी प्लानिंग कोई नहीं होती कि हम कोई प्लानिंग करें और उसके बाद फोकवेज ओरिजिन में आए, नहीं, बल्कि ये अनप्लान्ड ओरिजिन इनका होता है। ये किसी प्लानिंग का रिजल्ट नहीं होती। ये फोकवेज इनका अनप्लान्ड ओरिजिन होता है, ये खुद ही ओरिजिन में आ जाती है। When we live in groups, different traits and different things come into existence as in this group life. सोशल लाइफ में, ग्रुप लाइफ में बहुत सारी चीजें खुद ही जन्म में आ जाती हैं, खुद ही वजूद में आ जाती हैं। तो इसका मतलब है कि इन फोकवेज का कोई भी प्लानड ओरिजिन नहीं होता है। दे हैव एन अनप्लानड ओरिजिन एंड दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी एडवांस प्लानिंग। एडवांस कोई हमने प्लानिंग नहीं की होती तो उसका रिजल्ट फिर निकलेगा फोकवेज, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये खुद ही इनका वजूद ये खुद ही वजूद में आ जाती है। इसके बाद देखेंगे जो हमारा है इनफॉर्मल एनफोर्समेंट, ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है। इनफॉर्मल, देखिए हमने कल भी पढ़ा था कि इनफॉर्मल फोकवेज हैं वो क्या होते हैं। इनफॉर्मल फोकवेज में हमने पढ़ा था दैट दे आर नॉट backed by the support of law. They are not backed by the support of law. ठीक है, उनके पीछे कोई लॉ नहीं होता है, उनके पीछे कोई कानून नहीं होता है। तो इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल एनफोर्समेंट फोकवेज जो होते हैं, जो इनफॉर्मल फोकवेज होते हैं, उनका इनफॉर्मल एनफोर्समेंट भी होता है। लाइक मॉरल, वी कैन से मॉरल एनफोर्समेंट, थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं कि मॉरल एनफोर्समेंट, बल्कि लीगल जो होता है, लीगल एनफोर्समेंट, वो इनके पीछे नहीं होता। दे आर नॉट लीगली एनफोर्स्ड, दे आर नॉट लीगली बाउंड टू बी फॉलोड। ठीक है, तो ये चीज है इनफॉर्मल एनफोर्समेंट। और कंफर्मिटी टू फोकवेज इज नाइदर रिक्वायर्ड बाय लॉ नॉर एनफोर्स्ड बाय एनी स्पेशल एजेंसी ऑफ द सोसाइटी।
तो ये है इनफॉर्मल एनफोर्समेंट, यानी कोई कानून इनके पीछे नहीं होता, कोई स्पेशल एजेंसी ऑफ द सोसाइटी इनको एनफोर्स करने के लिए वजूद में नहीं आई होती है। ठीक है, तो जो भी लोग फोकवेज को वायोलेट करते हैं, इन रूल्स को वायोलेट, इन रेगुलेशंस को वायोलेट करते हैं, दे आर नॉट पुनिश्ड बाय फॉर्मल लॉज, फॉर्मल मीन्स। उनको कानून के जरिए या किसी और चीज के, किसी और टूल के जरिए से उनको पुनिश नहीं किया जाता जो इन इनफॉर्मल फोकवेज को वायोलेट करते हैं। तो इसके बाद देखेंगे हम और एक, देखिए ये है आपके सामने, फोकवेज आर इन्यूमरेबल। फोकवेज आर इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल मतलब ये बहुत सारी फोकवेज जो है बहुत सारी तादाद में पाई जाती हैं ये चीजें। लाइक हमने एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स देखी, प्लेइंग, ईटिंग, ड्रेसिंग और टॉकिंग टू अदर्स, all these things these are included in folkways, but folkways are not limited to only these things. There are numerous and innumerable folkways which can exist in a society. एक सोसाइटी में हजारों फोकवेज जो हैं वो पाई जाती हैं, और इन फोकवेज के जरिए से ही सोसाइटी सोशल कंट्रोल एंश्योर किया जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ एंश्योरिंग सोशल कंट्रोल। तो फोकवेज जो है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू एनलिस्ट ऑल दीज फोकवेज। क्यों? क्योंकि इनको एनलिस्ट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये फोकवेज जो है ये बहुत सारी है। हम कितने फोकवेज को हम एनलिस्ट करें? बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ फोकवेज, दैट इज व्हाई वी कांट काउंट देम, वी कांट एनलिस्ट देम, सो दीज आर इन्यूमरेबल in number. Now, no encyclopedia could contain all the folkways. कौन सी एनसाइक्लोपीडिया ऐसी होगी, कौन सी बुक ऐसी होगी जिसमें ये सारे फोकवेज जो है वो उसमें लिखे होंगे? तो ये बहुत सारी, ये और ये वजूद में आती रहती हैं, ये चीजें ये वजूद में आती रहती हैं। इसके बाद और एक चीज है, फोकवेज आर सब्जेक्ट टू चेंज। नाउ फोकवेज जो है इनमें कोई तब्दीली भी कभी आ सकती है, इनमें चेंजेस भी आ सकती है, फोकवेज में चेंजेस भी आ सकती हैं। फोकवेज इसका मतलब है कि फोकवेज आर नॉट स्टैटिक, दे आर डायनामिक, दे आर डायनामिक इन नेचर। यहां पे लिखा है फोकवेज आर नॉट स्टैटिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट दे आर डायनामिक। ठीक है, एंड दैट मीन्स फोकवेज आर सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, देखिए हमारे पिछले जमाने के लोग जो थे उनका ड्रेस कोड जो था वो बिल्कुल अलग टाइप का था। ठीक है, अगरचे हमने कुछ चीजें उनसे बोरो की, लेकिन हम अगर आज देखेंगे पैंट शर्ट या बाकी ऐसी चीजें, ठीक है, जैकेट लगाना, ये सारी चीजें जो है ये हमारे पुरानी जनरेशन में ये चीजें नहीं पाई जाती थी। नाउ द ड्रेस कोड हैज चेंज्ड, वी कैन सी हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं कि ये मतलब जंक फूड्स का एक जो है एक कल्चर आम हो रहा है, बट दीज थिंग्स वर नॉट नोन टू आवर प्रीवियस जनरेशंस। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी प्रीवियस जनरेशंस को पता नहीं थी, लेकिन हमारी नई जनरेशन जो है उनमें वो चीजें आ गई हैं। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट फोकवेज आर सब्जेक्ट टू चेंज। जो पुराने जमाने में हमारी पिछली जनरेशन में फोकवेज हुआ करती थी, उनमें कुछ चेंजेस होके अब नई जनरेशन में कुछ नई फोकवेज भी वजूद में आ सकती है। ठीक है, सो फोकवेज आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट चीजें फोकवेज के बारे में। सो वी कैन सिंपली पुट दैट फोकवेज आर द थिंग्स विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ में चीजें होती हैं, काम हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, लोगों के साथ हमारी बातें होती हैं, तो ये सारी चीजें जो फोकवेज में आती हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल फॉर एंश्योरिंग सोशल कंट्रोल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा टूल है, टूल ऑफ सोशल कंट्रोल, दैट इज मोर्स। मोर्स की बात करेंगे हम। देखिए मोर्स जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही नेसेसरी चीज है रिगार्डिंग सोशल कंट्रोल। नाउ अगेन वी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट आर मोर्स।
मोर्स जो है एक्चुअली लेटिन टर्म है, लेटिन टर्म से, ठीक है, लेटिन टर्म है ये, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन टर्म एंड इट रिप्रेजेंटेड द एंशिएंट रोमन्स मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड इवन सेक्रेड कस्टम्स। देखिए मोर्स क्या है असल में, मोर्स जो है ये लेटिन टर्म है और इसका ये रिप्रेजेंट करता है जो एंशिएंट रोमन्स जो थे, एंशिएंट रोमन लोग जो थे, उनके कस्टम्स जो थे, उनके सेक्रेड कस्टम्स या उनके उनके वी कैन से उनके उनके वो काम करने का तरीका जो था उसको रिप्रेजेंट करता है ये मोर्स, ठीक है। सो वी वुड थिंक दैट दिस इज समवट सिमिलर टू फोकवेज, बट आगे चल के हम देखेंगे कि फोकवेज से थोड़ा हटके है ये मोर्स, इसका कंसेप्ट जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। एंड मॉस इज द सिंगुलर ऑफ मोर्स, लेकिन अभी तो ये मॉस जो है ये ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, इसके प्लूरल फॉर्म का ही यूज होता है, दैट इज मोर्स। एंड द टर्म मोर्स, once again we will see that Morse it was introduced by W.G. Summer। अगेन ये W.G. Summer ने ही इस टर्म को भी इंट्रोड्यूस किया। तो अभी तक आपने देखा जो हमने फोकवेज पढ़ा और जो हमने मोर्स पढ़ा, ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों टर्म्स जो है, ये किसने इंट्रोड्यूस की? W.G. Summer ने। और अगेन हम डेफिनेशंस पे जाने से पहले देखेंगे कि थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की तरफ हम देखेंगे, फिर आएंगे डेफिनेशंस की तरफ। एग्जाम्पल्स पहले हम देखेंगे। सो एग्जाम्पल्स ऑफ मोर्स, दे आर रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। हमारी सोसाइटी में ये बहुत ही अहम चीज मानी जाती है, ये एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों का ख्याल रखना और उनको प्रोटेक्ट करना। टेकिंग केयर ऑफ द डिजीज्ड, जो बीमार लोग हैं उनकी खबरगिरी करना, उनका हाल पूछना और उनका केयर करना, उनका ख्याल रखना, ये चीजें। एंड द ओल्ड एज्ड पीपल, ठीक है, डूइंग सर्विस टू द सोसाइटी, स्पीकिंग द ट्रूथ एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वी कैन से दैट जो ये मोर्स हैं, इनमें हम एक मॉरल टच देख सकते हैं, इनमें हम एक मॉरल सेंस देख सकते हैं, एक स्मेल आती है मॉरलिटी की। क्यों? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, दिस इज एन एक्ट ऑफ मॉरलिटी। Protecting children, this is also an act of morality. Taking care of diseased people, this smells of morality. And the age-old people, taking care of these people, all these things we can smell of some morality. A moral aspect can be found in all these things. इन सब चीजों में एक moral aspect पाया जाता है। तो respecting elders, protecting children, taking care of the old aged people and the diseased people, yeah, doing services to the community and speaking the truth, all these things they are included in Morse, and these are the best examples of Morse। तो ये सारी चीजें हैं Morse की हम एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, अब डेफिनेशंस की तरफ आएंगे। हम डेफिनेशंस देखेंगे, मैकवर एंड पेज की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। एंड यू कैन सी, हमने बहुत सारी डेफिनेशंस इनकी देखी हैं, ठीक है। मैकवर एंड पेज की डेफिनेशन, व्हेन द फोकवेज हैव एडेड देम कंसेप्शंस ऑफ ग्रुप वेलफेयर, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दे आर कन्वर्टेड इनटू मोर्स। मैकवर और पेज क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब फोकवेज में इनके साथ ऐड होता है क्या? कंसेप्शंस ऑफ ग्रुप वेलफेयर। फोकवेज तो आपने देखा, ठीक है। अब जब इन फोकवेज के साथ एक एडिशनल एलिमेंट ऐड हो जाता है, वो एलिमेंट क्या है? ग्रुप वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, या स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी सेंस ऑफ मोरालिटी इनमें ऐड हो जाता है कि गलत क्या है, ठीक क्या है। तो तब ये फोकवेज जो है ये कन्वर्ट हो जाती है मोर्स में, ठीक है। इसके बाद गिलिन एंड गिलिन की अगेन हम डेफिनेशन देखेंगे। मोर्स आर दोज कस्टम्स एंड ग्रुप रूटीन्स विच आर ब्रॉट by the members of the society to be necessary to the group's continued existence। तो मोर्स वो सारी चीजें, वो सारे कस्टम्स हैं या रूटीन, ग्रुप रूटीन्स हैं जो एक सोसाइटी में पाई जाती हैं और जो इस सोसाइटी की कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी मानी जाती है। यह है गिलिन एंड गिलिन की डेफिनेशन। इसके बाद देखेंगे एडवर्ड सैपिर की डेफिनेशन, ये कैसे डिफाइन करते हैं मोर्स को। द टर्म मोर्स इज बेस्ट रिजर्व्ड फॉर दोज कस्टम्स which cannot fairly strong feeling of the rightness or wrongness of mode of behaviors। तो एडवर्ड और सैपिर जो डिफाइन करते हैं, ये कहते हैं कि टर्म मोर्स जो है इट इज बेस्ट रिजर्व फॉर दोज कस्टम्स, ये उन कस्टम्स
के लिए ये उन कस्टम्स के लिए रिजर्व्ड की गई है ये टर्म। यानी इसका मतलब है वो कस्टम्स विच कैन नॉट फेयरली स्टीलिंग ऑफ द राइटियसनेस। असल में थोड़ी सी मिस टाइप है यहां पे। तो इसका मतलब यह है कि ये वो कस्टम्स हैं जो विच कैन नॉट फेयरली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ राइटियसनेस और रॉन्गनेस, ठीक है, जिनके बिना, जिनमें ये जरूरी है कि एक सेंस ऑफ राइटियसनेस और रॉन्गनेस पाया जाना चाहिए। तो वो कस्टम्स, उन कस्टम्स को हम कह सकते हैं मोर्स, ठीक है। तो हमने डेफिनेशंस भी पढ़ी, हमने कंसेप्ट, इसका मीनिंग पढ़ा, और कहां किसने यूज किया पहले, डब्ल्यूएच समर ने, ये भी पढ़ा, और इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्स अब हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर्स। मोर्स आर द रेगुलेटर्स ऑफ सोशल लाइफ। देखिए, मोर्स जो है, यही तो बुनियादी चीज है कि मोर्स जो है ये सोशल लाइफ को रेगुलेट करते हैं, ये सोशल लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा बुनियादी मकसद है पढ़ना। मोर्स भी, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड बाय ए सोसाइटी फॉर सोशल कंट्रोल। मोर्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं द लिविंग कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है। एंड दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड राइट बाय द पीपल हु शेयर देम। जो मोरल्स होते हैं, लोग हमेशा इन चीजों को राइट ऑब्जर्व करते हैं, लाइक रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली पीपल, दीज आर राइट थिंग्स। तो ये चीजें जो है, मोरल्स जो है, इन चीजों की वजह से सोशल लाइफ जो हमारी है वो रेगुलेट होती है, वो रेगुलेट होती है, और इनमें दे आर मॉरली राइट। अभी मैं बोल रहा था कि इनमें एक मॉरल सेंस होता है, ठीक है। तो दे आर मॉरली राइट एंड देयर वायोलेशन इज मॉरली रॉन्ग। अगर हम लोग बड़ों की इज्जत ना करें, बच्चों का ख्याल ना रखें, बीमारों का ख्याल ना रखें, तो ये चीजें तो मॉरली रॉन्ग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम मोर्स में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर जो है वो हम यहां पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट मोर अबाउट these moors, and tomorrow we will conclude all these things related to social, जो हम अभी पढ़ रहे हैं सोशल कंट्रोल के बारे में, जो भी टेक्निक्स है, तो ये हम कल कंक्लूड करेंगे। तो सभी दोस्तों से गुजारिश है, जो नए फ्रेंड्स आए हैं हमारी चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें वो उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज।